प्यार मोहब्बत की जो भाषा है, शायरी की भाषा, उससे जुड़ी हुई हैं, जिनमें एक जिनसे हम मिल चुके हैं और न जाने कितने सालों से जिनसे हम पर्दे के ज़रिए मिलते चले आ रहे हैं, दीप्ति नवल जी, और उनके साथ इस डेक्कन लिट फेस्ट की आयोजक मोनिका सिंह, जो पुणे की डिप्टी कलेक्टर हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, उर्दू की पोइट्री बहुत खूब करती हैं। आपने एमए किया है उर्दू में, एलएलबी हैं और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। परवीन शाकिर अवार्ड से आपको नवाजा गया है और उर्दू पोइट्री की किताबें आपकी शाये हुई हैं। लम्स है जो यहाँ भी मौजूद है और कुछ प्रोग्राम्स जो संकल्पनाओं पर या थीम्स पर बेस्ड हैं, उसकी आप एक बहुत बड़ी कलाकार हैं, जिसमें ज़िक्र उसका ये उनका काफ़ी मशहूर हुआ था प्रोग्राम। और दूसरा प्रोग्राम है जो उर्दू की शायरात पर बेस्ड है, वो है सहर होने तक। तो मोनिका सिंह और दीप्ति जी का एक बार फिर हम तालियों के साथ इस्तकबाल कर लें और शुरुआत करेंगे मोनिका जी की ही एक छोटे से शेर के साथ कि यहाँ जो कुछ चल रहा है, तो मुझे पढ़ते हुए अचानक लगा कि शायद ये बिल्कुल सही है कि दिल के दरीचे पे हुई दस्तक के दरवाज़ा खुला, दिल के दरीचे पे हुई दस्तक के दरवाज़ा खुला, एक याद को भीतर बुलाया, आ गया सब काफिला, एक याद को भीतर बुलाया, आ गया सब काफिला। तो मुझे लगता है कि इससे पहले का जो सेशन था उसमें भी कुछ कुछ यही हुआ कि एक सवाल से कई यादें एक काफिला बनकर निकल पड़ी। तो मोनिका सिंह और दीप्ति नवल जी इस मंच पर मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी कुछ कविताएं, कुछ शायरी हमारे लिए पेश करें। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप सभी लोग दीप्ति जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, बेताब हैं। मैं बस ये कहूँगी कि दीप्ति जी की शायरी जो है, ये किताब लम्हा लम्हा जब पहली बार आई, इसकी सबसे पुरानी कॉपी मेरे पास है। मैंने आज मैम को दिखाई ये कॉपी। और उन दिनों मैं भी नज़में जब लिखा करती थी, तो दीप्ति जी की लम्हा लम्हा इस किताब से, इस शायरी नज़मों की किताब से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। और ये नज़में हमने बहुत बार पढ़ी। उनकी कई जो नज़में हैं मुझे बिल्कुल ज़ुबानी याद हैं, पर आज आप सब उनको लम्हा लम्हा उन्हीं से सुनेंगे। मैं दीप्ति जी से गुजारिश करती हूँ कि वो अपना ये जो नज़मों का और उनके साहित्य का सफ़र जो है उसका आगाज़ करें। शुक्रिया। 1981 और आज मतलब एक पूरी ज़िंदगी निकल गई है। तो यू मस्ट फॉरगिव मी फॉर माय रोमांटिसिज्म ऑफ द अर्ली एज। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, कुछ ना कहें, अपनी अपनी तन्हाइयाँ लिए सवालों के दायरों से निकलकर, अपनी अपनी तन्हाइयाँ लिए सवालों के दायरों से निकलकर, रिवाजों की सरहदों के परे हम यूं ही साथ चलते रहें, कुछ न कहें, चलो दूर तक। तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, मैं भूली हुई कोई नज़्म न दोहराऊं। तुम कौन हो, मैं क्या हूँ, इन सब बातों को बस रहने दें, कुछ न कहें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें। ये एक ऐसी जगह का ज़िक्र है जैसे कभी आपको कहीं जाते हैं तो आपको लगता है डेजा वू की फीलिंग होती है। डेजा वू मीन्स मैं यहाँ कहीं पहले भी शायद आ चुकी हूँ और आपको पता नहीं चलता कि ये क्यों ऐसी फीलिंग है। तो इस तरह की एक आंचल से लिपटे अजनबी हवाओं के लम्स,
दूर किसी गिरजे में शाम की घंटियां सी। आंचल से लिपटे अजनबी हवाओं के लम्स दूर किसी गिरजे में शाम की घंटियां सी। शफक के सुनहरे खेतों के उस तरफ मेले से टीले के करीब करीब एक उजाड़ सा है टूटा हुआ कदीम मंदिर। मैं यूं ही हर बार चली आती हूँ यहाँ, कच्ची राहों से गुजर कर आबादी से परे इस छोटे से खंडर तक। टीले से सटी दीवार पे लिखे हैं बुझे बुझे से कुछ नाम, गोया शब भर के मुसाफिर अपने निशान छोड़ गए हों। और मैं दरवाजे की आड़ में छुप कर देखा करती हूँ पत्थर के इस तन्हा साए को। ना फूल चढ़ाए हैं कभी, ना सजदा ही किया है। ना फूल चढ़ाए हैं कभी, ना सजदा ही किया है। महज देखा करती हूँ देर तक मुकद्दस इस बुत को। और शफक के सुनहरे खेतों को पार कर हर बार यूं ही चली आती हूँ यहाँ, दीवार पर लिखे नामों में अपना नाम ढूंढा करती हूँ। रेगिस्तान की रात है और आंधियाँ सी, बनते जाते हैं निशान, मिटते जाते हैं निशान। रेगिस्तान की रात है और आंधियाँ सी, बनते जाते हैं निशान, मिटते जाते हैं निशान। दो अकेले से कदम, ना कोई रहनुमा ना कोई हम सफ़र। रेत के सीने में दफन हैं ख्वाबों की नर्म सांसें। ये घुटी घुटी सी नर्म सांसें ख्वाबों की, थके थके दो कदमों का सहारा लिए ढूंढती फिरती हैं सूखे हुए बयाबानों में, शायद कहीं कोई साहिल मिल जाए। रात के आखिरी पहर से लिपटे इन ख्वाबों से, इन भटकते कदमों से, इन उखड़ती सांसों से कोई तो कह दो, भला रेत के सीने में कहीं साहिल होते हैं। बहुत सी एक छोटी सी बहुत ही रोमांटिक सी पोएम, चलिए जुर्रत कर लेते हैं। कई मर्तबा देखा है उसे मैंने ख्वाब में, मैंने अपने ख्वाब में मैंने कई मर्तबा देखा है उसे अपने ख्वाब में मैंने। रात के पहलू से गुजरा करते हैं जब खामोशियों के काफिले, वादी के इस कोने में खड़े मैंने देखा है हर दफ़ा धुंधला सा एक चेहरा आशना। शानों पर वही काली सी चादर ओढ़े, सामने की पगडंडी पर हमेशा की तरह कोई चला आता है मेरी जानिब, लेकिन मुझ तक पहुंचता नहीं कभी। कौन है ये शख्स मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ जिस रोज़ करीब से देखूंगी पहचान लूँगी। एक ये नज़्म है, जब लिखी थी शायद तभी रेलेवेंट थी और आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ये सभी मज़हब जो हैं हमारे यहाँ, सभी मज़हब उनसे मुखातिब है। उतार लो घंटियाँ सभी गिरजों से मंदिरों से, उतार लो घंटियाँ सभी गिरजों से मंदिरों से, खुदा का नाम तो रटते हैं खुदा का पास नहीं। बंद करें अज़ां ये कह दो मस्जिद वालों से, वस्ले खुदावंद ये इनके बस की बात नहीं। इंसान तक पहुँचेंगे जिस रोज़, इंसान तक पहुँचेंगे जिस रोज़ खुदा के करीब होंगे। उतार लो घंटियाँ सभी गिरजों से मंदिरों से, खुदा का नाम तो रटते हैं खुदा का पास नहीं। बंद करें अज़ां ये कह दो मस्जिद वालों से, वस्ले खुदावंद ये इनके बस की बात नहीं। इंसान तक पहुँचेंगे जिस रोज़, इंसान तक पहुँचेंगे जिस रोज़ खुदा के करीब होंगे। ये जब एक आपकी यूथ में जब एक फेज़ ऐसा आता है जब आप अपनी ज़िंदगी को एक रुख ले जाना चाहते हैं और आपके घर वाले सामने खड़े हो जाते हैं दीवार बन के कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तो ये नहीं होगा, एंड यू आर
यू फील कि मुझे कोई समझता नहीं, मुझे पहचानता ही नहीं कोई, ये सारे सब अजनबी हैं मेरे लिए। तो वो सब अपने लोग जो हैं, जो बाद में हमें समझ आ जाती है कि वो अपने ही रहेंगे और अपने ही थे हमेशा से। मेरे चारों तरफ यूं लगता है जैसे कांच की दीवारें हैं। तमाम लोग इन दीवारों में मुझे देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती नहीं, वो भी शायद कुछ कुछ कहते हैं, जाने क्या। देखा करती हूँ बस मैं इन बेहिस दीवारों के परे अनगिनत मानूस चेहरे जो हैरान हैरान से तकते हैं मुझे। मैं चिल्लाती हूँ घबरा कर, वो लोग मुझसे भी ऊंचा चिल्लाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, थक सी जाती हूँ मैं भी। मुमकिन है किसी रोज़ शायद मैं अपनी ही बनाई इन कांच की दीवारों को तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर दूं और बिखरे हुए शफाफ टुकड़ों से गुजर कर कहीं दूर निकल जाऊं जहां मैं बातें करूं और कहकशाएं सुना करें। मैं आपको एक आध पोएम अपनी दूसरी किताब से सुनाऊं अंग्रेज़ी की। इज़ दैट ओके या इसी में कंटिन्यू करूंगी? एक आध तो सुनाई देती हूँ, 2 पोएम्स। यू नो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड राइटिंग, कॉलेज में थी न्यूयॉर्क में, बहुत मन था कि हमारी अपनी एक ज़बान है, यहाँ तो सभी अंग्रेज़ी में लिखते हैं। कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई, तो जो भी पोइट्री स्कूल में लिखी वो तो अंग्रेज़ी में ही होनी थी। तो बाद में न्यूयॉर्क जाकर के जब कॉलेज में, तो वो अरसा मुझे बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी की इशू बन गया कि नहीं, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, तो हमारी अपनी ज़बान है, हमारी हिंदुस्तानी में मैं लिखूंगी। सो आई रोट लम्हा लम्हा, शुरू किया लिखना, ख़त्म तो किया बाद में जाके 1980 में 81 में किताब छपी। बट जब इंडिया वापस आ गई और फिर जब ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं और फिर ज़िंदगी के मसले और सब जो, व्हेन द हार्शेस्ट साइड ऑफ लाइफ, when you confront that and you want to say that in your work, फिर वो रोमांटिसिज्म उर्दू ज़बान का मुझे थोड़ा लगा कि बहुत भारी भरकम हो जाएगा। इफ़ आई ट्राई टू से व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन उर्दू और हिंदुस्तानी, तो वो थोड़ा वज़न ज़्यादा उसका, मतलब आई वॉन्ट टू जस्ट से इट एंड गेट अवे विद इट। आई जस्ट वॉन्ट टू से इट लाइक जैसे होती है ज़िंदगी वैसे ही मैं कह के हटना चाहती हूँ यहाँ से, मुझे कहना है बस। तो मैं वापस अंग्रेज़ी पे चली गई एज अ क्रच। आई यूज्ड द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ क्रच बिकॉज आई जस्ट थॉट कि डायरेक्टली जैसा जहन में आता है मैं वैसे ही कह दूँ और बस बात को ख़त्म किया जाए। देयर इज़ अ बर्ड इन माई सीलिंग, आई कैन हेयर इट। देयर इज़ अ बर्ड इन माई सीलिंग, आई कैन हेयर इट इन द स्टिल ऑफ द नाइट। When the sea grows silent, I hear cemented feathers quiver. Species of the wind, creature of the sky, trapped within the wrought iron, the leaded spirit tremors to fly. Stone still I lie awake in my bed, stunned by the sequence building around me, the concrete scenario caving me in. I have built myself a room in which I can now never sleep, 'cause I know it's there. The bird in my ceiling, cemented and bricked in. Golden Dragon Crossing, it's a little small landmark in my life in Delhi. It's the same city again, the familiar traffic light. There's something about the air, the winter, I can feel it coming. I have no memories here. All is gone, as if to another world. Yet, one image lingers in the mind. I try to recognize it. Is it part of my life? From a film I have seen, or was it a sepia-toned image captured by an unknown photographer? The fog slowly moves, covers the concrete. Cows have all been driven away from the main roads. The light is different now, like it was that one
winter night. Your face in the car window, the dark glass moving up slowly, shutting me out from your life. I stand at the traffic light and forget to walk at the walk sign. It's uncanny how the pain comes back raw, real. The pain I felt on leaving you and going away to another man. एक छोटी सी पोएम अमृता प्रीतम जी के लिए है, 2 लाइनों की है. Your face is a metaphor for living. Your face is a metaphor for living. In your eyes, I learn language. I have a melody in my pulse. The rhythm of the cosmos runs down here. You could hear it if you would hear with your fingertips. Do you look at the stars and see them without eyes? There are sounds here. Hear them when you touch stone or gravel, leaf or wind? Do you feel the translucence of your soul? Do you touch earth when you walk? Touch life as you live? Are you when you are? मैंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं. मैं एक स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए मेंटल असाइलम, हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते आजकल, but it was an asylum. For many women, it was an asylum where they were supposed to spend the rest of their lives because nobody from home was going to come back to get them out of there. So, मैं वहाँ गई काम करने, स्क्रिप्ट पे काम किया, स्क्रिप्ट लिखी, बनी नहीं because it turned out to be very dark film. So nobody wants to put money on dark subjects. तो उस दौरान मैं गई थी 3 दिन के लिए, लेकिन मैं वहाँ 23 दिन तक रही और मैं विमेंस वार्ड के अंदर ही रही. और जो भी मैंने लिखा वो तो स्क्रिप्ट में आया, लेकिन कई इमेजेस ऐसी थी जो नहीं लिख पाई, पोएम्स मतलब स्क्रिप्ट में नहीं आ पाई, तो वो पोएम्स के ज़रिए फिर इस किताब में शामिल हैं. इट्स कॉल्ड द साइलेंट स्क्रीन. तो एक आध आई वुड लाइक टू रीड फ्रॉम दैट सेक्शन. It's called Medea. Medea is the name, it's a Greek literature से एक chapter है Medea, the woman who had killed her children and her husband or something like that. Greek tragedy में आता है, ये बहुत famous है Medea, MEDEA. One such inmate that I've met and I saw repeatedly, I encountered her repeatedly, that she is the inspiration for this poem. She's 80, perhaps 100, ancient, they say. At the far end of Murgagni ward, where brilliant sunlight splits the veranda into two, she sits on a bench in unnerving calm, holding a stick, looking inward. Horror simmers just below the surface. The tragic act moves beyond caricature. Limping on a stick, she bolts towards you in feverish intensity, holding you there, confronting you, all eyes, nerves, body, in a single frenzied gesture. Hacking of the neck, cutting the raw nerve, splitting the body into two. One fatal blow after another, the man first, and then her babies. That's how she'd done it. Violent and frenzied, the thin blue metallic hand flashes nervously across the gaunt, shaven head, her stark eyes glistening. Bewildered at her own act, the old wrinkled face crumbles. Astounded, you stare, don't dare move. In her triumph, she's all child, all Satan. Wretched mother, truly Medea, creator, destroyer, glowing in her pain. Over and over, she mimes the brutal act till they drive her away and drag her back to the far end of Murgagni ward.
The stick clacks, drops to the floor. A blue metallic hand lies trembling on her feeble thigh. Brought in at 20, 60 years in the bin, where brilliant sunlight splits the veranda into two. She sits tied to the bench in unnerving calm, holding a stick, looking inward. Hounded by the one dark memory she lives to forget. I don't think I need to explain any of these poems, but these are the instructions given to the inmates by the ward keepers, wardens, attendants. Here, stand in line, pee, one at a time. Strip, fold your sari, drop it in the bin. Now walk back. Not that way, here, inside the lock, stupid. Lie. Prepare to take needles in your skin. Pretend, go on, pretend the voices do not exist. Pretend the voices do not exist. Do you like the taste of metal? Do you like the taste of metal? Get that expression off your face. She's only doing what women do with themselves. Come on, squat and don't squirm. Strap yourself, you're next. Would you like blue marks on your skin or purple? Stop, watch your wrists, they could bleed. Go on, clutch that rubber in your teeth and lie still. I say still. Okay, on your marks, let's go. It's time to play Sanity, Sanity. Thank you so much for hearing me out. Thank you. Thank you. Thank you. अच्छा लगा है आपको हमारे बीच पाकर, और आपकी बातें भी सुनी, आपकी कविताएं भी सुनी, आपकी भावनाएं हम तक पहुंची। हम बहुत ख़ुद को खुशनसीब समझते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हर बार हमारे साथ आते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ये ताल्लुक़ हमेशा के लिए रहे, यही हम दुआ करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।